बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पास्ट पेपर में से एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट आर द लीगल प्रोविजन गवर्निंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द कंपनी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसे रूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ये पर्सन पाकिस्तान का रेजिडेंट है। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो पार्टनरशिप के तौर पर होती है, ये पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है। या ये जॉइंट स्टॉक कंपनी इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करे तो हम कहेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है जो 20 नंबर का होता है। कभी कभार ऐसा भी हमें देखने को मिला है कि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सके। मीन्स के इनकम की डेफिनेशन में पूछ लेता है व्हाट इज मेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड व्हाट इज मेंट बाय नॉन रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट कंपनी। तो ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपकी तवज्जो बड़ी जरूरी है। जहां से आप रुकें, आपको प्रॉब्लम हो, आप बता सकते हैं सर जी यहां से दोबारा जरा बता दें। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जितना भी इनकम टैक्स के रूल्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक पढ़ रहे हैं। और इसके मुताबिक कि पर्सन की नेशनैलिटी और डोमिसाइल की बेस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान का रेजिडेंट है। मीन्स कि मैं पंजाब का डोमिसाइल होल्डर हूं तो इट्स डजंट मीन कि मैं पाकिस्तान के लिए नेशनैलिटी होल्डर भी हूँ, नेशनैलिटी होल्डर भी हूँ, पाकिस्तान के लिए रेजिडेंशियल भी हूँ। Rather than the tax liability of a person is determined on the base of fact whether is a resident or non-resident। जबकि नेशनैलिटी की बेस के ऊपर हम लोग टैक्स किसी के ऊपर चार्ज नहीं करते, हम लोग इस बेस के ऊपर चार्ज करते हैं कि ये रेजिडेंट है या नहीं रेजिडेंट। मेन चीज अगर आप अंडरस्टैंड करें कि इसकी रीजन क्या है, हमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डिफरेंस क्यों समझना होता है, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है कि हम लोग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डिफरेंस समझें। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन में डिफरेंस जरूरी है। उनमें से पहला तो रीजन ये है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, कि टैक्सेशन किस इनकम के ऊपर लागू होगा। सिंपली जो पर्सन पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है वो बोथ टाइप की इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम, इन दोनों के ऊपर टैक्स दिया करेगा। जो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट पर्सन है वो पाकिस्तान सोर्स के इनकम के ऊपर भी टैक्स देगा और पाकिस्तान सोर्स के साथ साथ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी टैक्स ग्रांट करेगा। एंड द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, और अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात करें तो उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम होगा। वो बाहर क्या कमाता है, पाकिस्तान के अलावा किस कंट्री में रहता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा। सो इस यहां तक की गुफ्तगू को समराइज करें तो डिफरेंस इन टैक्सेबल अमाउंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल में डिफरेंस करते हैं। रेट ऑफ टैक्स, दोनों का टैक्स रेट भी डिफरेंस होते हैं, कुछ को रिलीफ मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। अच्छा जी, इन दो वजूहात की बिना पर कि किस किस इनकम के ऊपर टैक्स होगा और इन दोनों के रेट मुख्तलिफ होने की वजह से हम लोग इन दोनों में का डिफरेंस जरूर समझते हैं। एनुअल पेपर में जो हमारा न्यूमेरिकल होता है उसमें तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास रेजिडेंट पर्सन का ही न्यूमेरिकल आता है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पज के लिए है। इसका लिंक दोहरी नेशनैलिटी के साथ नहीं है। ड्यूलिंग प्लेस का मतलब है कि पाकिस्तान का भी रहायशी है और यूके में भी रहता है, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये पाकिस्तान के लिए भी रेजिडेंट और यूके के लिए भी रेजिडेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर टैक्स ईयर के लिए अलग से डिस्कस डिटरमाइन किया जाता है। जो कोई भी पर्सन पाकिस्तान में है उसका पीरियड ऑफ स्टे जो है वो मैटर करता है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस का तयन करते हैं। टैक्स की नजर में दो तरह के पर्सन होते हैं। एक वो पर्सन जो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है और एक वो पर्सन जो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट नहीं है। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट पर्सन कौन सा हो सकता है। सपोज कि आपके पास डेफिनेशन ही आ गई है, व्हाट इज मेंट बाय द रेजिडेंट पर्सन। अ पर्सन shall be a resident person for a tax year if the person is
अगर ये पर्सन हो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द टैक्स ईयर, या फिर फेडरल गवर्नमेंट, या फिर वो वफाकी हुकूमत हो, तो हम उसको कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट पर्सन है। अब बात करते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल की, कि रेजिडेंट इंडिविजुअल किसको कहते हैं? जो अकेला पर्सन, मींस के सोल प्रोप्राइटरशिप का आप कॉन्सेप्ट ले लें, कि जो इंडिविजुअली तौर पर बिजनेस कर रहा है, वो पर्सन जो है वो हमारे पास किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये हमारे लिए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई पर्सन 183 डेज या मोर, 365 डेज में से, देखो ना, हमारा अकाउंटिंग साइकिल शुरू होता है 1 जुलाई 2019 से और खत्म होता है 30 जून 2019। अगर इस दौरानिए में, इसके ये जो 1 जुलाई 2019 से शुरू होता है और 30 जून 2020 पे खत्म होता है, इसमें पूरा जो साल कवर होता है, ये जो पूरा ईयर कवर होता है, ये हमारे पास 365 दिन के होते हैं। तो अगर इन 365 दिनों में 183 डेज या इससे ज्यादा स्टे किया हो तो वो रेजिडेंट है। या पिछले 4 सालों में मजमुई तौर पर वो 120 दिन या इससे ज्यादा पाकिस्तान में स्टे किया हो तो वो रेजिडेंट है। या अगर वो ऐसी कंडीशन में से नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और वो पोस्टिंग उसकी अब्रॉड हो गई है, जैसा कि सफीर है, पाकिस्तान का एम्बेसी है, तो ये जब फॉरेन में अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका फिर पाकिस्तान आना जरूरी नहीं, ये पाकिस्तान ना भी आए, इनका पर्पज ऑफ विजिट या पाकिस्तान में जो है वो आना जरूरी ना भी हो, तो भी ये रेजिडेंट के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। सो हम कह सकते हैं कोई भी पर्सन जो 183 दिन से ज्यादा या पिछले 4 सालों में 120 दिन से ज्यादा या वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें याद रहे कि इट इज इमटेरियल दैट पीरियड ऑफ स्टेज कंटिन्यूस और इंटरवल, इकट्ठा रहे, वक्फे वक्फे से रहे, शादी के लिए रहे, किसी दोस्त कजन के लिए रहे, किसी ट्रीटमेंट के लिए रहे, किसी भी वजह से रहे, वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टे शुड बी एट वन प्लेस, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर अ पीरियड इज सफिशिएंट। वो पाकिस्तान की बाउंड्री में रहा है, कहाँ पे रहा है ये जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी, सर्कमस्टांसेस, विजिट, ये कोई कंडीशन इसके ऊपर लगता ही नहीं है। वो कहते हैं इन केस ऑफ अबव सी, इससे अबव जो केस है हमारे पास सी ऑप्शन के वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, अ विजिट टू पाकिस्तान इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान विजिट करे। तो अगर ये कंडीशन कोई भी पर्सन एक फुलफिल करता है कि 183 डेज से ज्यादा वो पाकिस्तान में स्टे कर रहा है या हम पिछले 4 सालों में 120 दिन स्टे कर रहा है, तो वो रेजिडेंट है। अगर ऐसा नहीं कर रहा तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट कंपनी की बात करते हैं जी। अ कंपनी शैल बी रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में किसी भी लॉ के मुताबिक, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के कहने के मुताबिक जो है वो रजिस्टर्ड हुआ हो। द कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर। उसके मुकम्मल जो है वो मैनेजमेंट, इंतजामी अमूर जो है वो पाकिस्तान में हो। इट इज अ प्रोवेंशनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। आमतौर पर जैसा कि ये पीफ का इंस्टीट्यूशन है, पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड, साफ पानी कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, तो ये सारे के सारे लोकली क्रिएटेड गवर्नमेंट थी, उसकी तरफ से क्रिएटेड कंपनी थी, तो उसको हम लोग रेजिडेंट कंपनी का ही नाम देंगे। If a company is incorporated in Pakistan, it always will be a resident in Pakistan. इसके कोई भी कंपनी है वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, चाहे वो बाहर जाके ऑपरेट कर रही है, उसकी ब्रांचेस बाहर भी मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट है। इफ अ कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, इट विल बिकम रेजिडेंट। ये तब भी रेजिडेंट हो सकती है इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली कंप्लीटली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पार्शियल कंट्रोल इज नॉट सफिशिएंट, कुछ हिस्सा मैनेजमेंट का इधर हो, कुछ हिस्सा बाहर हो, इस वजह से हमारे लिए ये रेजिडेंट कंपनी नहीं होगी। It may be possible that a business being wholly done in foreign, but it's fully managed and controlled within Pakistan. Such company will be also a resident company. हम उसको रेजिडेंट कंपनी के तौर पर नाम दे देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी पार्टनरशिप। एन एसोसिएशन शैल बी अ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर। वो एक साल में कंप्लीटली तौर पर पाकिस्तान में मैनेज किया गया हो या कुछ हिस्सा ही मैनेज किया गया हो,
तो वो हमारे लिए रेजिडेंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इन इफ केस ऑफ एन एओपी इवन अ पार्शियल कंट्रोल इज सफिशिएंट, कि अगर हमारे पास एओपी का केस है तो पार्शियल कंट्रोल सफिशिएंट है टू बिकम अ रेजिडेंट फॉर अ टैक्स पर्पस। It is not necessary that the control should be exercised for the whole year. It means the AOP shall not be a resident if the control and management is completely outside in Pakistan throughout the year. A resident member of AOP has no bearing on the determination of residential status. ये तो हम पहले भी जानते हैं ना, देखो ऑनर अलग है, उसका बिजनेस अलग है। तो अगर ऑनर रेजिडेंट है भी और वो उन्होंने सरमायाकारी किसी और कंपनी में की है और वो कंपनी दुबई में ऑपरेट कर रही है, वो पाकिस्तान में जो है वो रेजिडेंट तो नहीं कंसीडर की जाएगी, चाहे पर्सन रेजिडेंट हो। सो रेजिडेंशियल स्टेटस का इसके पार्टनर्स के साथ कोई तल्लक नहीं है। पार्टनरशिप के रेजिडेंशियल होने का इसके पार्टनर के साथ कोई तल्लक नहीं है। अच्छा जी, अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन की। पर्सन का जब लफ्ज आता है तो तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इंडिविजुअल को भी, कंपनी को भी और एओपी को भी। अब वो नॉन रेजिडेंट पर्सन में कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर्सन शेल non-resident for the tax year if a person is not resident for that tax year। अब ये जो पर्सन है ये नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट कंपनी भी हो सकती है और उसके साथ साथ नॉन रेजिडेंट एओपी भी हो सकती है। अच्छा जी, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन हो सकता है? एन इंडिविजुअल shall be a non-resident in any tax year if he fail to fulfill the following condition। वो इनमें से कोई एक कंडीशन जो है वो कोई भी कंडीशन पूरी ना करता हो, मसलन कि वो पाकिस्तान में एक साल में 183 डेज ना रहा हो, पिछले 4 सालों में वो 120 दिन भी ना रहा हो और वो वफाकी हुकूमत का एम्प्लॉय भी ना हो, चाहे वो पाकिस्तान का रहायशी है। देखो बाज़ औक़ात हमारे पेरेंट में से ऐसा होता है कि वो फॉरेन चले जाते हैं, अमेरिका सेटल्स हो जाते हैं, न्यूजीलैंड या इस तरह किसी अच्छे कंट्री में, कनाडा में, वो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान चक्कर ही नहीं लगाते। और अगर वो वफाकी हुकूमत के वो एम्प्लॉय नहीं है, वो पाकिस्तान के चाहे नेशनैलिटी होल्डर है, लेकिन वो इनमें से किसी कैटेगरी पे पूरा नहीं हो रहे, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं, हम उसको कहेंगे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा जी, इसी तरह जब हम कंपनी की बात करते हैं तो अगर वो इनमें से कोई कंडीशन पूरी ना करती हो, इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड, अ कंपनी शैल बी ए नॉन रेजिडेंट कंपनी इफ इट फेल टू फुलफिल द कंडीशन। ये वाली कंडीशन फुलफिल ना कर सके कि ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, मतलब ऐसा नहीं है। इसकी मैनेजमेंट कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो, ऐसा भी नहीं है। इसकी प्रोवेंशनल गवर्नमेंट हो, तो ऐसा भी नहीं है। अगर इन कंडीशन पे पूरा नहीं आ रही तो वो पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट पर्सन है। इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, इट विल ऑलवेज बी अ रेजिडेंट इन पाकिस्तान। तो इसके लिए आपने ये पॉइंट जो है वो लिख देने हैं कि भाई ये सारे मामलात हैं, अगर वो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट नहीं, मैनेजमेंट मुकम्मल नहीं, या वो वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट कंपनी नहीं है। इसी तरह नॉन रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन बी आ नॉन रेजिडेंट, ये हमारे पास नॉन रेजिडेंट होगी फॉर एनी टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एसोसिएशन is not situated wholly or partly in Pakistan at any time in the tax year। ठीक है जी, अगर वो किसी भी वजह से मतलब होली और पार्टली तौर पर पाकिस्तान में उसके कंट्रोल ना हो, तो हम उसको कह देते हैं कि ये हमारे लिए नॉन रेजिडेंट पर्सन है। इन केस ऑफ एन एओपी, ठीक है, ये उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। इवन अ पार्शियल कंट्रोल इज सफिशिएंट, लेकिन अगर उसका पार्शियल कंट्रोल भी ना हो तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज होल ईयर, अगर वो मुकम्मल साल में भी नहीं है तो भी वो नॉन रेजिडेंट है। A residence of the AOP has no bearing on the determination of residential status। जो बात हमने वहां पे की उसी को रिपीट कर दिया। नॉन रेजिडेंट पर्सन को ही नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर कहा जाता है और रेजिडेंट पर्सन को ही रेजिडेंट टैक्स पेयर कहा जाता है। सो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हो या नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, ये दोनों एक ही मतलब के हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द कंडीशन ऑफ बिकमिंग अ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एओपी हैज बीन डिस्कस्ड इन सेक्शन 81, 83 and 84। The person who not fall in the above mentioned section, it will be known as resident। और अगर फॉल कर जाए तो हम उसको नाम दे देते हैं दैट इज द रेजिडेंट पर्सन। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन।
अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें। इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट विलिंग हो तो जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा।